गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आपका जो रनिंग टॉपिक है उसमें आप पाइरिलियम साल्ट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइरिलियम साल्ट में आपने एडिशन रिएक्शंस हम उसमें कवर कर रहे थे। एडिशन रिएक्शन देखो, सबसे पहले तो पाइरिलियम साल्ट मैं थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ। पाइरिलियम साल्ट आपका इस तरह का एक कंपाउंड था जो पायरेन का ही एक टाइप का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। अब पाइरिलियम साल्ट हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे आता है चार्ज पॉजिटिव, ठीक है ना। इसकी अगर आप एरोमेटिसिटी की बात करते हो तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि साइक्लिक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये रखता है, यानी हक्कल रूल की हर कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, एरोमेटिक कंपाउंड कहा है, ठीक है ना। अब आगे हमने क्या पढ़ा है कि इसके अंदर आप जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हो तो डोमिनेंट साइट कौन कौन सी है, या तो आपका न्यूक्लियोफाइल आ सकता है पोजीशन सेकंड से, या आ सकता है पोजीशन 4 से, या आ सकता है पोजीशन 6 से, ठीक है ना। तो जो रिक्वायर्ड 3 पोजीशंस हैं, यानी जो 3 पोजीशन है, वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक कर सकता है। और ये हमें अच्छे से पता है कि जो सेकंड पोजीशन वाला प्रोडक्ट है वो आपके लिए मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ऑक्सीजन का माइनस आई यहाँ पर क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। इस तरह की कुछ रिएक्शंस आपने कंप्लीट कर रखी है। फिर मैंने आपको एक एडिशन रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ाई है वो है रिएक्शन विथ H2O एंड OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन। उसका आपने मैकेनिज्म अच्छे से कॉपी में आई थिंक कर रखा है। इसके आगे आज जो आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक आज रहेगा रिएक्शन विथ अमोनिया एंड एमीन्स, ठीक है। तो अमोनिया ले लो या एमीन ले लो, एमीन में आप कोई भी एमीन ले सकते हो, पर जिस तरह की आप एमीन लेंगे प्रोडक्ट आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विथ अमोनिया एंड एमीन्स, ठीक है। रिएक्शन विथ अमोनिया एंड एमीन्स। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले जो रिएक्शन पड़ी है उसमें जो अटैक कर रहा था वो या तो OH- कर रहा था या फिर H2O कर रहा था। अब जो अटैकिंग स्पीशीज़ है वो या तो अमोनिया होगी या फिर एमीन होगी, ठीक है ना। रिएक्शन डिट्टो वैसे ही होने वाला है, वैसे ही सेकंड पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया की। अब देखो, अमोनिया के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो किस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अमोनिया है, लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। अटैक कहाँ करेगा, देखो अटैक ये करेगा वही सेम सेकंड पोजीशन पर इसका अटैक होगा, ठीक है। अटैक करने के बाद जैसे ऑक्सीजन है उसका क्या इफेक्ट लग रहा है, -I, तो ये यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेते ही आपके पास ये स्पीशीज़ आ जाएगी, क्या देखो यहाँ आ जाएगा NH2। NH3 में नहीं बना रही हूँ, ऑब्वियस है, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ से NH3 जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे बैलेंस करने के लिए वो H+ को यहाँ से रिमूव करेगा। तो मैं पहले ही से रिमूव कर रही हूँ, ऑब्वियस है अभी चीज़, ठीक है ना। अब आगे देखो आप क्या कर सकते हो, आप रिंग ओपनिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर स्टेप होता है, आप उसे साइक्लो एडिशन जनरली बोलते हो, बट इंटरमोलिकुलर में आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की बात करते हो, इंट्रामोलिकुलर में, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करेंगे, ये आगे की तरफ जाएगा, ये इधर आएगा। अब जैसे ये रेजोनेंस करेगा ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट कंडीशन है, देखना क्या ये कंडीशन आ जाएगी, क्या यहाँ आ जाएगा CO, H यहाँ लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा NH2, ये स्पीशीज़ बनेगी आपके पास, ठीक है। अब देखो क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, न्यूक्लियोफिलिक साइट आपके पास एमीन है। अब ये एमीन क्या करेगा, आपको खुद भी समझ आ रहा होगा, ये अब इस CO पर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद आपके पास क्या स्पीशीज़ आएगी, देखना यहाँ आ जाएगा NH, इसका एक H मैं निकाल रही हूँ। देखो ये चीज़ें ऑब्वियस है, MSc में हो तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती,
यहाँ जैसे ही अटैक करेगा इस पर पॉजिटिव आएगा, एक H+ को यहाँ से निकालेगा। मैंने उसको यहीं पर रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। ये लो, ये यहाँ से H+ निकल गया। अब देखो यहाँ O- आ रहा है, तो क्या वो H+ यहाँ के जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ जाएगा। ये H+ जो यहाँ से निकला था वो इस O- पे आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट देखो आपके पास ये वाली स्पीशीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये स्पीशीज़ आने के बाद आप P2O5 काम में ले लो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो कंपाउंड आपके पास बना है वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर जो एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इधर रेजोनेंस करेगा, लिविंग ग्रुप OH को यहाँ से भगाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H2 निकल जाएगा और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? pyridine, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो अमोनिया की रिएक्शन है पाइरिलियम साल्ट के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है पाइरिलियम साल्ट के साथ आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवा सकते हो। डोमिनेंट पोजीशन बस आपको ध्यान रखनी है सेकंड पोजीशन है। तो इलेक्ट्रोसाइकिल रिंग ओपनिंग से भी आपको इस तरह से अदर डेरिवेटिव्स इसके मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं वापस रिवाइज करती हूँ। रिएक्शन पाइरिलियम साल्ट है, सबसे पहले आपने अमोनिया की रिएक्शन करवाई है, ठीक है। अमोनिया की रिएक्शन आप जब करवाएंगे तो सेकंड पोजीशन आपके लिए प्रीफर्ड पोजीशन है, तो वहाँ अटैक हो जाएगा, ठीक है। अटैक हो गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया NH2। अब NH2 आने के बाद जो सिस्टम है आपका नॉन एरोमेटिक है, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से रिंग ओपनिंग इजीली कर सकता है, ठीक है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन आपके सामने है, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं रिंग ओपनिंग, और डिटेल में लिखना चाहिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है ना। रिंग ओपनिंग रिएक्शन के बाद आपके पास ये सबस्ट्रेट आएगा। अब इस सबस्ट्रेट में आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक साइट दोनों अवेलेबल हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर जाके अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आपके पास 6 मेंबर रिंग बनेगी, जो कि अदर अगेन नॉन एरोमेटिक है। अब ये यहाँ से P2O5 दो तो इजीली डिहाइड्रेशन होगा, नहीं दोगे तो भी यहाँ एरोमेटिसिटी जनरेट करने के लिए H2 बाहर निकल सकता है, तो यहाँ से H2 निकलेगा और आपको कंपाउंड मिल जाएगा pyridine, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब आप करवाते हो तो आपको मिलता है क्या? pyridine, ठीक है। अब देखो, अब हम रिएक्शन करवाएंगे एमीन के साथ, ठीक है। एमीन के साथ रिएक्शन करवाने से क्या प्रोडक्ट बनेगा देखना। रिएक्शंस बिल्कुल सिंपल ही है, जैसे आपने पहले पढ़ रखी है बिल्कुल वैसे ही है, तो कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। स्टिल अगर आती है तो ग्रुप है, आप लोग वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट आपका एमीन के साथ है, ठीक है। एमीन में इस तरह से एमीन ले रही हूँ। अब ये एमीन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा है और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हो आप लोग, तो कंफ्यूज होने का कोई रीज़न वैसे है नहीं। अमोनिया के H को रिमूव करो, एक H हटाओगे 1 डिग्री बनेगा, 2 हटाओगे 2 डिग्री बनेगा, तीनों हटाओगे 3 डिग्री बनेगा। यहाँ सिर्फ 2 H हटे हैं नाइट्रोजन से, एक तो अभी भी है ना, तो ये कौन सा एमीन है? 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना। तो ये मैंने जब लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था एमीन्स का रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे ऑर्डर दिया था, ठीक है ना। इंडक्टिव के बेसिस पे अलग था, स्टेरिक के बेसिस पे अलग था, और हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे अलग था, और ओवरऑल मिला के एक अलग से जो ऑर्डर था वो था 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो 2 डिग्री जो सबसे पहले जो मोर स्टेबल माना जाता है, मोर रिएक्टिव अगर आप कहो तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्टेरिकली और इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी वो डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। 3 डिग्री है वो लेस स्टेबल हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, एंड 1 डिग्री लेस हो जाता है ड्यू टू लेस इंडक्टिव फैक्टर, ठीक है ना। तो 2 डिग्री डोमिनेंट होता है, तो 2 डिग्री एमीन यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है। अब 2 डिग्री एमीन जैसे अभी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करा था सेकंड पोजीशन पे, सेम वैसे ही अब ये एमीन यहाँ पर अटैक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एमीन ने यहाँ पर अटैक किया है, यहाँ हम सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, ये लो, ये आपका कंपाउंड है, नोट्स में आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ये ऑक्सीजन है, ये आपका नाइट्रोजन है ही,
यहाँ पर आपका मेथिल लगा हुआ है, यही कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड के बाद आप यहाँ क्या करवा सकते हैं, देखो आप यहाँ पर या तो करवा सकते हो रिंग ओपनिंग। ठीक है ना, रिंग ओपनिंग रिएक्शन आप अगर करवाओगे तो देखो कैसे होगी रिंग ओपनिंग रिएक्शन। देखो रिंग ओपनिंग अभी अभी आपने स्टेप जो रिपीट किया है सेम वैसे ही आप यहाँ पर रिंग ओपनिंग करवा सकते हो। ठीक है ना, देखो कैसे होगी रिंग ओपनिंग। ये यहाँ टेक करेगा, ये इधर जाने वाला है और ये इधर आने वाला है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये स्टेप होगा ना, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। यहाँ जो भी डेरिवेटिव्स लगे हुए हैं वो हम लगा देते हैं, ये आपके पास कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो रिंग ओपनिंग के बाद क्या कंडीशन आएगी। अब रिंग ओपनिंग क्यों हो रही है अगर ये माइंड में आता है तो सीधा सा रीज़न है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है जो कि लेस स्टेबल है, इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या कंपाउंड जनरेट हो रहा है, डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा हुआ है PH, यहाँ पर भी है PH और ये आपका कंपाउंड है। यहाँ एक मेथिल लगा हुआ है और ये एक आपका न्यूक्लियोफाइल है जिसका आपने अटैक किया है, ये स्पीशीज़ बनेगी क्या। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से H ट्रांसफ़र कर सकते हो, H शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है ना, अब ये आपको अच्छे से पता है ही, जहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होता है उसे नंबर 1 देते हैं, जहाँ ट्रांसफ़र होता है उसे जो पोजीशन मिल रही है वो दे दो। तो ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट है वो है 1,3H शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। आपके पास जो स्पीशीज़ बनेगी ये बन जाएगी क्या, देखो PH PH और ये आपके पास आ गया CH2 और यहाँ ये लगा हुआ है एमीन, ये बना हुआ है ना। ठीक है, अब इसके बाद ये स्टेप हमने क्यों किया है, देखो इसलिए ताकि आपका जो अटैक होगा नेक्स्ट स्टेप में वो स्टेप इजीली हो जाए, साइक्लाइजेशन इजीली हो जाए। देखो कैसे, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एमीन इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ ये काम नहीं करते तो ये कॉन्जुगेशन के बाद नेगेटिव यहाँ आता और ये यहाँ अटैक करता तो जो रिंग है वो आपकी 4 मेंबर्ड बनती। अगर आप ये काम यहाँ से नहीं करते हो तो ये रेजोनेंस करके नेगेटिव यहाँ लेके आएगा। ठीक है, फिर ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर तो 4 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्ट्रेंड रिंग है, लेस स्टेबल रिंग है। तो ये प्रोसेस आपका सेटिस्फैक्ट्री स्टेप नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ पहले H शिफ्ट करोगे और ये कंडीशन जनरेट करोगे। अब इस कंडीशन के बाद आपको अच्छे से पता है कि ये नेगेटिव यहाँ टेक जब करेगा कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर CH2 है, ये आपका कंपाउंड बना है इधर जिस पर पॉजिटिव आ गया है क्योंकि इसने रेजोनेंस पे अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। यहाँ आ रहा है O-, PH यहाँ पहले से लगा हुआ है और ये एक PH यहाँ लगा हुआ है, ये कंपाउंड बना है क्या। ठीक है, अब इस सिस्टम को आपको एरोमेटाइज करना है तो बिल्कुल सिंपल है। एरोमेटाइजेशन आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसे देंगे H+, O- आ रहा है ना, सबसे पहले जितने भी आयनिक कंडीशंस हैं उन्हें आप न्यूट्रल करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप H+ दोगे, H+ यहाँ के जुड़ेगा, आपके पास ये वाली कंडीशन आएगी। देखो नाइट्रोजन है, इस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड देन PH, यहाँ PH, ये OH, ये कंडीशन आएगी। अब ध्यान से देखो, ना तो आपका सिस्टम एरोमेटिक है, ठीक है, और इसमें देखो आयनिक कंपाउंड भी है, तो मतलब ये बहुत ही लेस स्टेबल आप इसे बोल सकते हो। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी, देखो यहाँ से आप ये टोटोमराइजेशन का स्टेप करवा सकते हो। ठीक है ना, लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे। दूसरा, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो आप शिफ्ट करके इस नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर सकते हो। ओवरऑल जो आपके पास कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनेगा, देखो आपके पास इस तरह से कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। यहाँ गया है डबल बॉन्ड, यहाँ से OH और H निकल रहे हैं यानी H2 इस स्टेप में बाहर निकल रहा है, यहाँ PH लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है,
यहाँ पीएच और यहाँ भी है डबल बॉन्ड। अब जो आपका कंपाउंड है वो प्योर एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं अदर किसी कंपाउंड से, ठीक है ना। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है जो स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एमीन्स के साथ भी रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं इसका रिवीजन करवा देती हूँ। क्या होगा, पाइरेलियम साल्ट है, जैसे अमोनिया ने अटैक किया था वैसे ही एमीन अटैक करेगा। एमीन भी सेम वैसे ही सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा, अच्छे से आपको पता है क्योंकि वहाँ माइनस आई ज़्यादा है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। यहाँ अटैक करने के बाद आपके पास ये कंडीशन आएगी, फिर आपने रिंग ओपनिंग करवाई है। रिंग ओपनिंग के लिए ड्राइविंग फोर्स है जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है उसकी अनस्टेबिलिटी, क्योंकि वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है तो वो इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे सकता है, ठीक है ना। रिंग ओपनिंग हो गई, आपके पास ये कंपाउंड आ गया। अब यहीं से आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा सकते थे बट आपने नहीं करवाया। अब दिमाग में ये तो नहीं आना चाहिए कि नाइट्रोजन ही यहाँ अटैक कर ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, वो रेजोनेंस में भाग ले चुका है। देखो डिलोक्लेरेशन करना है ना इस बॉन्ड के साथ, तो ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो ये अटैक नहीं कर सकता है। आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो ये वाली है, नाइट्रोजन नहीं है, ये वाली है। और जब ये अटैक करती है तो 4 मेंबर रिंग बनती है जो कि थर्मोडायनेमिकली मान लो, काइनेटिकली मान लो लेस स्टेबल है, स्ट्रेन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रोडक्ट की तरफ आप मूव नहीं कर सकते, यहाँ से आप साइक्लाइजेशन नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ से एच शिफ्ट करके जो डोमिनेंट सबस्ट्रेट है वो जनरेट किया है ये। अब यहाँ से आप अटैक करवा सकते हो। अब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक साइट ये CH2 वाला रहेगा। अब ये अटैक करके आपको 6 मेंबर रिंग दे रहा है जो 4 मेंबर रिंग से तो ज़्यादा स्टेबल होती ही है, ठीक है ना। अब अटैक करवाने के बाद आपने इसको H+ दे दिया, H+ देते ही O- पे H आके जुड़ गया है। अब आपने यहाँ से टोटोमराइजेशन करके साइक्लाइजेशन करके एरोमेटाइज्ड प्रोडक्ट आपने जनरेट किया है, ठीक है ना। तो ये भी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ पाइरेलियम साल्ट, ठीक है। इस तरह से आप पाइरेलियम साल्ट की एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। H2 के साथ आपने की है, बेसिक मीडियम में आपने की है। अब अमोनिया और एमीन के साथ भी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप कोई डाउट आना नहीं चाहिए, स्टिल अगर आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन में ही नेक्स्ट है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको जितना पढ़ा दिया है ना वो आप पढ़ो, क्योंकि अब जो आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है काम में तो आने वाला ही है। मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री हो रहे हो तो नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो आपका सिलेबस, रिक्वायर्ड सिलेबस आपको मिल चुका है, आप उसे अच्छे से पढ़ लो। सिंथेसिस में मैंने कह के मैं थक गई, लेकिन आप लोग कभी पढ़ के आए ही नहीं हो, अदरवाइज़ हम थोड़ा रिवीजन उसका कर लेते लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट इट्स ओके। आई थिंक आपको कोई डाउट है ही नहीं तो आपने पढ़ा ही नहीं। आप अच्छे से पढ़ना, नहीं आए वही सेम मैसेज करो या फिर ग्रुप में पोस्ट करो क्वेश्चन, मैं आंसर दे दूँगी, ठीक है ना। बट डाउट आए तो पूछो, पढ़ोगी तभी डाउट्स आएंगे, तो पढ़ो, ठीक है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है ऑर्गेनो मेटेलिक एडिशन। अब हम कोई ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड लेंगे और उसका एडिशन करेंगे पाइरेलियम साल्ट के साथ, ठीक है ना। देखो पाइरेलियम साल्ट है, ऑक्सीजन आएगा 6 मेंबर रिंग में विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैं किसी ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट के साथ करवाऊंगी। ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट आपको अच्छे से पता है, बहुत हो सकते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम, लिथियम, कैडमियम, कॉपर, ठीक है ना। ऑर्गेनो लिथियम मोर रिएक्टिव माना जाता है, रीज़न आपको अच्छे से पता है, ड्यू टू हाई आयनिक कैरेक्टर्स, ठीक है ना। बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसकी रिएक्शन जब आप करवाएंगे आपको अच्छे से पता है जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, मेटल होती है इलेक्ट्रोफिलिक, यही रहेगा। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा पोजीशन सेकंड पर, यही चीज़ होती आ रही है अब तक, ठीक है ना। जो न्यूक्लियोफाइल है पाइरेलियम साल्ट की पोजीशन सेकंड पर अटैक कर रहा है
क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का माइनस आई ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखो क्या स्पीशीज़ बनेगी आपके पास, ये O आपका जो पहले पॉजिटिवली चार्ज था वो अब न्यूट्रल हो जाएगा और आपके पास ये स्पीशीज़ आ जाएगी, ये बनेगा ना। अब ये बनने के बाद सेम वही स्टेप होने वाला है, जो कंपाउंड बना है वो नॉन एरोमेटिक है, आपको अच्छे से दिख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, ये वाला है sp3 है ना। ऑक्सीजन का लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो तो sp2 है, लेकिन जो आपका एन ब्यूटिल वाला कार्बन है वो sp3 है। तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, अनस्टेबल है, ये आपको रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजीली दे सकता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ से रिंग ओपनिंग करवा देंगे, कैसे होगी रिंग ओपनिंग, ये लो, पहले अब ये भी किया है सेम वैसे ही है रिंग ओपनिंग। आप इसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग भी कह सकते हैं क्योंकि इंट्रामोलिकुलर स्टेप है, ठीक है ना। देखो क्या स्टेप, क्या स्पीशीज़ आ जाएगी आपके पास, यहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है, देन ये, देन एन ब्यूटिल, बस ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। क्योंकि यहाँ कोई न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आपके पास अब अवेलेबल नहीं है तो आगे रिंग क्लोजिंग का कोई स्टेप यहाँ पर नहीं आएगा। एमीन अमोनिया में आगे रिंग ओपनिंग के बाद रिंग क्लोजिंग का स्टेप था, क्योंकि वहाँ रिंग ओपनिंग के बाद न्यूक्लियोफिलिक साइट और इलेक्ट्रोफिलिक साइट अवेलेबल थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक साइट है बट न्यूक्लियोफिलिक साइट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ आगे कोई स्टेप नहीं होगा, आगे रिंग क्लोजिंग का स्टेप यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ रिंग ओपनिंग का ही स्टेप आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ऑर्गेनोमेटेलिक एडिशन। सबसे सिंपल आई थिंक यही है, ठीक है ना। पहले आप न्यूक्लियोफाइल का टेक करो, पोजीशन सेकंड पर जो कंपाउंड बने अगर वो नॉन एरोमेटिक है तो वो अनस्टेबल होने की वजह से आपको रिंग ओपनिंग ईजिली दे सकता है। रिंग ओपनिंग के बाद अगर सबस्ट्रेट आपको दिख रहा है कि वहाँ आगे कोई रिएक्शन के चांसेस है, लाइक पहले आपने अमोनिया अमीन की रिएक्शन करवाई है तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के चांसेस थे, तो वहाँ रिएक्शन हुई और आपको रिंग क्लोजिंग मिला आफ्टर रिंग ओपनिंग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ रिंग क्लोजिंग जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक साइट अवेलेबल है बट न्यूक्लियोफिलिक साइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रिंग ओपनिंग के बाद जो प्रोडक्ट मिला है वही है, ठीक है ना। चलो अब आपका जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही आप पढ़ रहे हो, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना। अब उसमें नेक्स्ट रिएक्शन है, अब देखो ऑर्गेनोमेटेलिक आपका हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक एडिशन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है अदर कार्ब एनायनिक एडिशन। अब इसमें कार्ब एनायनिक एडिशन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, वो इस टाइप की रिएक्शन दे रहा हो, तो उन सब को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया है अदर कार्ब एनायनिक एडिशन। यानी जितने भी कार्ब एनायनिक एडिशन वाली रिएक्शंस हैं सारी हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले पाइरिलियम साल्ट ही है, रिएक्शन तो उसी पर होनी है। ये लो पाइरिलियम साल्ट है, मैंने इसका कोई डेरिवेटिव ले लिया है, ये लो 2,4,6 ट्राई मिथाइल पाइरिलियम साल्ट, ये आ गया है पॉजिटिव, ठीक है ना। अब आपको इस पर रिएक्शन करवानी है तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करवा देती हूँ NaCN सोडियम साइनाइड, ठीक है ना। NaCN जनरली एक आयनिक कंपाउंड आपको वेल नॉन हो, क्योंकि एल्कली मेटल्स है, जनरली आयनिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहती है, आयनिक कंपाउंड से इजीली बना लेती है क्योंकि इनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आयनिक कंपाउंड है, सोडियम पे पॉजिटिव है, CN पर नेगेटिव है। अच्छे से आपको दिख रहा है कि आपका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो साइनाइड है, तो साइनाइड आपका टेक करने वाला है पोजीशन सेकंड पर, ठीक है ना। पोजीशन सेकंड क्योंकि यहाँ माइनस का इफेक्ट ज़्यादा है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। आपके पास ये स्पीशीज जनरेट हो जाएगी क्या, Me यहाँ पर है Cl, ये भी है मैथिल, यही बनेगा। अब वही रिंग ओपनिंग का स्टेप आएगा,
sp3 आपका एटम है यहाँ, ठीक है। रिंग ओपनिंग करवा दो, इस तरह से हो जाएगी। क्या कंडीशन आएगी देखो, यहाँ मैथिल है, यहाँ भी मैथिल है, और यहाँ CN और मैथिल। क्या CN को, अब क्या CN न्यूक्लियोफिलिक साइड की तरह बिहेव करेगा? देखो, क्या अब CN जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप जनरेट हुआ है वहाँ टेक कर सकता है? देखो अच्छे से, अब जो आपका CN है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं कर सकता, अब वो खुद इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है ना। CN में जो साइनाइड होता है, साइनाइड पर जो नाइट्रोजन है उसका लगता है -I, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक साइड CN वाला C होता है, कार्बन होता है ना। तो CN जब ऑलरेडी जुड़ा हुआ है किसी कंपाउंड में, तो वो न्यूक्लियोफिलिक के बजाय इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास न्यूक्लियोफिलिक साइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक साइट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ आगे न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा सा जो दिमाग है वो आपको यहाँ पर लगाना है, थोड़ा माइनर वर्क आपको खुद से करना है। लाइक आपको बस थोड़ा ये देखना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी है आगे और क्या हम आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि लग क्या रहा है, आप देखो कि आपका जो प्रोडक्ट बना है क्या वो आगे रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आगे रिएक्शन के लिए क्या वो उसमें है भी या नहीं, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी एक्स्ट्रा दिमाग जो आप लगा लेते हो वो नहीं लगा लेना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके काम करना है, देखना है कि क्या ये यहाँ टेक करेगा, और टेक करेगा तो क्या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल भी है। तो ऐसे करके आप रिएक्शन को प्रोसीड करोगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, पॉसिबिलिटी तो बहुत होती है, ठीक है, आप प्रोडक्ट बना भी सकते हो, बहुत सारे आप बना सकते हो, बट जब आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आप उनकी स्टेबिलिटी को ही चेक करोगे ना। सपोज़ एक तो ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिंग क्लोजिंग हो ही नहीं रही है, हो रही है, बट वो जो प्रोडक्ट दे रहा है आफ्टर रिंग क्लोजिंग वो प्रोडक्ट डोमिनेट नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। और एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दे दिया जिसमें रिंग क्लोजिंग हो ही नहीं रहा है। दो तरह के प्रोडक्ट है, एक में रिंग क्लोजिंग हो रही है बट वो प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया है, ऑप्शन बी मान लो एक ऐसा है जिसमें रिंग क्लोजिंग हो ही नहीं रही है, रिंग ओपनिंग वाला ही आपका मेजर प्रोडक्ट माना जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप रिंग ओपनिंग वाले प्रोडक्ट को ही मेजर प्रोडक्ट कंसिडर करोगे, क्योंकि जो आपको प्रोडक्ट दिया गया है आफ्टर रिंग क्लोजिंग वो तो लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल अगर है तो रिएक्शन उस तरह प्रोसीड करेगा ही नहीं। रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आगे प्रोसीड होती है, ठीक है ना। तो अगर आगे कोई स्टेप हुआ है दैट मीन्स उसे कोई ना कोई स्टेबिलिटी गेन हुई है। अगर उसे स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही तो वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, आपका जो रिएक्शन है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ आगे रिएक्शन प्रोसीड होने का कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा आफ्टर रिंग ओपनिंग, ठीक है ना। यहाँ रिंग क्लोजिंग नहीं होगा। ये सोडियम साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन है जिसमें सिर्फ आपको रिंग ओपनिंग वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, रिंग क्लोजिंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर sp3 एटम है तो वो रिंग ओपनिंग देगा। रिंग ओपनिंग के बाद रिंग क्लोजिंग हमेशा नहीं करवा देनी है, तभी करवानी है जब कोई ड्राइविंग फोर्स हो, जब अटैकिंग ग्रुप अटैक कर सकता हो और अटैक के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो स्टेबल भी हो, ठीक है ना। ऐसे हवा में ही कोई प्रोडक्ट नहीं बना देना है, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, मिटा देना चाहिए। आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हो अगर दिक्कत तो है ही, हम आपका भी डाउट आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद कार्बोनाइलिक एडिशन ही आपका हेडिंग है। नेक्स्ट रिएक्शन ले रही हूँ मैं सेकंड, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन लेना है, CH3NO2 विथ बेस, ठीक है ना। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हम करवाएंगे नाइट्रोमीथेन की,
कोई दिक्कत है ना? आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा कि बेस सबसे पहले नाइट्रो के पास जो मिथाइल है उसके ऐश को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपको न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, कार्बोनाइनिक न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा यहाँ। कोई दिक्कत है नहीं ना इसके अंदर? सबसे पहले ये दोनों मिलके आपको क्या देंगे? CH2NO2 नेगेटिव, यही बनेगा सबसे पहले। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है ये अटैक करेगा पोजीशन सेकंड पर, ठीक है। अब अटैक करने के बाद क्या स्पीशीज जनरेट होगी? देखो ये आपकी 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर मैथिल लगे हुए हैं, यहाँ पर भी है, और ये आपका CH2NO2, ये बनेगा क्या? ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करवा देंगे? अब बताने की नीड नहीं है ना, रिंग ओपनिंग होगी क्योंकि ये sp3 एटम है, ठीक है। चलो, रिंग ओपनिंग के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा क्या? यहाँ मैथिल है और ये CH2NO2, कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर? अब देखो रिंग ओपनिंग हो गई है, यहाँ तक आप आ चुके हो। अब इसके बाद अगर रिंग क्लोजिंग करवानी है तो कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है, आपको बेस भी गिवन है और आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन भी है। CH2 वाली हाइड्रोजन एक्टिव है क्योंकि यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अगर बेसिक मीडियम आपको गिवन है और जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसके पास आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रही है तो ऑब्वियस है वो यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल जाएगी H। जैसे ये H यहाँ से निकलेगी आपके पास ये कंडीशन जनरेट हो जाएगी, क्या देखना, यहाँ एक मैथिल भी है। आप लोग हो नहीं वरना बोल देते मैम मैथिल लगा दो, ऐसी चीज़ें तो दिखती है ना, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक साइट भी है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी है, तो अब अपने मन की आप निकाल सकते हो। अब आप इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ CO पर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अटैक आप करवा दो। अटैक करवाने के बाद आपके पास देखो ये कंडीशन बनेगी क्या, यहाँ भी मैथिल है और यहाँ पर भी मैथिल है, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ O- भी है। यहीं से मैं H+ दे देती हूँ ताकि ये OH में कन्वर्ट हो जाए। ये कंडीशन बन जाएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मीडियम अभी भी अवेलेबल है। भाई मीडियम अगर आपने बेसिक एक बार ले लिया तो वो तो बेसिक मीडियम में ही रिएक्शन हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि आप बार बार मीडियम चेंज किए जा रहे हो, ठीक है। चेंज करने का ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस है ना कि जो मीडियम हमने पहले लिया है वही मीडियम कंटिन्यूसली उस रिएक्शन के अंदर बना हुआ है। आप चेंज कर सकते हो बट यहाँ हम चेंज अगर नहीं कर रहे हैं तो जो हमने इनिशियल कंडीशन में जो स्टार्टिंग में आपने मीडियम लिया था वही मीडियम रहेगा रिएक्शन में, ठीक है ना। यानी बेसिक मीडियम में ही पूरा रिएक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर बेसिक मीडियम अभी भी है। तो यहाँ वाली जो हाइड्रोजन है वो अभी भी एसिडिक है क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप अभी भी यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ से देखो ये H निकल जाएगी, एसिडिक है तो H+ की फॉर्म में ही जाएगी। यहाँ पर भी मैथिल है और ये Me और ये है OH। अब आगे लिविंग ग्रुप OH लगा हुआ है, ये यहाँ से निकल जाएगा और आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। देखो ये मिल जाएगा, यहाँ NO2 है, यहाँ मैथिल है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी मैथिल है, यहाँ भी मैथिल है और ये जो कंपाउंड बना है ये एरोमेटिक कंपाउंड बना है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं रिवाइज करती हूँ। देखो पाइरिलियम साल्ट है, आपने जो रिएजेंट काम में लिया है वो नाइट्रोमीथेन है, CH3NO2 है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है ना। सबसे पहले जो बेस है वो क्या करेगा, जो नाइट्रोमीथेन में मीथेन है उसका हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप के साथ वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से सबसे पहले H निकल जाएगा और CH2 नेगेटिव आपके पास जनरेट होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक साइट आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोफाइल है, पाइरिलियम साल्ट ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह बिहेव करता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ईजिली देता है ना, तभी तो देगा जब उसके पास इलेक्ट्रोफिलिक साइट रहेगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट इसके पास अवेलेबल है, 3 होती है, डोमिनेंट सेकंड वाली होती है, ठीक है ना। चलो अटैक आपने करवा दिया पोजीशन सेकंड पर। अटैक करवाने के बाद
आपके पास ये स्पीशीज़ आ गई है। ठीक है, अब ये स्पीशीज़ तो आई है, लेकिन क्या ये स्टेबल है? तो आपने देखा है कि यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पर आपके पास स्पीशीज़ आके बनी है, जो कंपाउंड आके बना है, वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 आते ही कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अगर बन गया है तो ये तो अनस्टेबल है, मतलब जो कंपाउंड है वो अगर पॉसिबल है तो साइक्लाइजेशन हटा के आपको रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे सकता है। और रिंग ओपनिंग अगर हो रहा है तो इसे आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होती है। ठीक है ना, तो ये इंट्रामोलिकुलर रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। ये स्टेप होने के बाद रिंग ओपनिंग हो गई। ठीक है ना, अब रिंग ओपनिंग के बाद मैंने ये कहा है आपको कि अगर आपके पास रिएक्शन में आगे न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक साइट अवेलेबल है तो वापस से रिंग क्लोजिंग का स्टेप आ सकता है। ठीक है ना, पहले हमने नहीं किया है, NaCN वाले केस में हमने नहीं किया है, क्योंकि वहाँ आपके पास कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं थी। इलेक्ट्रोफिलिक साइट CO तो है, बट न्यूक्लियोफिलिक साइट वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी नहीं हुई। बट यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ CH2NO2 है और बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। CH2 वाले जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, तो यहाँ से जो H है वो इजीली निकल सकता है और कार्बेनाइन जनरेट कर सकता है। ठीक है ना, तो CH2 पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, और अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक CO पर, कार्बोनिल पर अटैक कर देगा। यही इसी स्टेप में हमने H+ दे दिया है, H+ को O- एक्सेप्ट करेगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया कन्वर्ट। अब फिर मैंने कहा है कि मीडियम बेसिक है, तो वो तो रिएक्शन में पूरी रिएक्शन के अंदर बना हुआ है। मीडियम अगर आपने चेंज नहीं किया है तो जो स्टार्टिंग में आपने मीडियम रखा है रिएक्शन का, वही मीडियम लास्ट तक मेंटेन रहने वाला है। ठीक है, तो वही मीडियम आगे आपने कंटिन्यू किया है, बेसिक मीडियम। तो ये मीडियम क्या करेगा, जो बेस है, अगर इसे दिख रहा है कि यहाँ और है एसिडिक हाइड्रोजन तो ये उसे निकाल देगा। अब दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ पर जो OH के पास वाली H है वो भी तो एसिडिक है, तो है एसिडिक, कोई मना नहीं कर रहा, है एसिडिक, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, यहाँ से H निकाल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो। पर निकालने से होगा क्या, निकालने से क्या होगा, निकलता है ये भी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अगर इसके निकलने से कुछ नहीं हो रहा है तो ये निकलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कुछ चीज़ें जैसे हमारा लेवल बढ़ता है ना, हम ऑब्वियस लेके चलते हैं। ये हमें अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास अगर हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट जुड़ी है, तो जो डायरेक्ट जुड़ी है वो H ज़्यादा एसिडिक है, यानी ऑक्सीजन वाली ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ इसका माइनस साइड डायरेक्ट ऑक्सीजन से लग रहा है और यहाँ पहले कार्बन आ रहा है, देन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है। ठीक है ना, तो ये H निकलती ज़रूर है। ठीक है, बट इसके निकलने से कोई ड्राइविंग फोर्स यहाँ हो नहीं रहा है, तो मैंने उस स्टेप को लिखा भी नहीं है। ठीक है ना, ये आप ऑब्वियस लेके चला करो कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से H जुड़ी तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा एसिडिक रही होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली H से। ठीक है ना, तो ये यहाँ से निकलती है, बाद में आके वापस जुड़ जाती है, क्योंकि इसके निकलने से कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप चाहे H को निकाल दो, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ वाली भी निकल जाएगी। बेस एक तो है नहीं, आपने सॉल्यूशन ले रखा है, बहुत सारे बेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से ये भी निकल सकती है और ये भी निकल सकती है, बट इसके निकलने से आगे ड्राइविंग फोर्स है कि यहाँ से OH बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से बाहर होने के बाद आपको ये स्पीशीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब जो कंपाउंड आपके पास बना है वो कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी वाले हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, साइक्लिक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है ना, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। ठीक है, तो पेरिलियम साल्ट के एडिशन रिएक्शन से देखो आप क्या क्या जनरेट कर सकते हो। आपने पेरिलियम साल्ट से पिरिडीन भी जनरेट किया है, पिरिडीन डेरिवेटिव भी आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना, लाइक 1 डिग्री एमीन ले लो, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन करवा दो, तो वो एमीन वाला कार्बन वहाँ जाके बाइंड हो जाएगी। जैसे अमोनिया जुड़ता है ना,
तो लास्ट वाले स्टेप में आप एरोमेटाइजेशन कर देते हो ना अगर अमोनिया जुड़ा हुआ है तो। बट अगर उस NH की जगह R लगा हुआ होता तो क्या वहाँ एरोमेटाइजेशन हो जाता? नहीं होता, क्योंकि लास्ट स्टेप में नाइट्रोजन का H बाहर निकलता है और पास वाला OH बाहर निकलता है। यही तो किया है आपने अभी अमोनिया वाली रिएक्शन में, ठीक है ना। लेकिन एमीन के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ R ग्रुप लगा रहता है। 1 डिग्री भी है तो एक R वहाँ रहेगा, और वो R तो निकल नहीं सकता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइटली बाउंड रहता है नाइट्रोजन से, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है वो जनरेट कर सकते हो। कुछ रिएक्शंस हैं वो रिंग ओपनिंग के बाद साइक्लाइजेशन नहीं देती है, तो आपको वहाँ साइक्लाइजेशन ज़बरदस्ती करवाना भी नहीं है। और कुछ रिएक्शंस है वहाँ साइक्लाइजेशन हो रहा है, तो उसके पीछे जो भी रीज़न है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर कुछ चीज़ें, सपोज़ आपने कोई रिएक्शन खुद से भी अगर बना दी है तो इट्स ओके, बट आपको उसके पीछे के सारे फीचर्स पता होने चाहिए। लाइक रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो रही है या नहीं, होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है क्या वो आगे क्लोजिंग दे सकता है। ऐसे करके आप जो डोमिनेंट प्रोडक्ट है वहाँ तक आपको खुद से फिर पहुँचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब MSc में आने के बाद ऐसा है, टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया है तो आप वहीं तक सीमित मत रह जाओ, ठीक है ना। अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद से करो, बुक्स पढ़ो, कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा एक्चुअली, कुछ नहीं बहुत कुछ आपको मिलेगा। लाइक हेट्रो हमने पढ़ा है, तो हेट्रो में जो आपने 3 यूनिट कवर की है उसमें आपने एक रेफरेंस बुक पूरा कवर किया है। मैंने जो भी आपको पढ़ा पूरा रेफरेंस बुक से आपने उसमें कवर किया है। तो हेट्रो में तो ये मान लो जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ हो सकती है वो आपने पढ़ ली है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में तो बहुत ही माइनर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल इतना छोटा सा बुक आता है, बट आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो एक रेफरेंस बुक की हेल्प से पढ़ा है, ठीक है ना। तो हेट्रो का इन फ्यूचर भी अगर आपको कहीं कोई नीड पड़ता है तो आप अपने नोट्स पढ़ के जाओ, ये नोट्स बेस्ट है, मैं तो ये कहूँगी, ठीक है ना। तो आराम से इनको पढ़ो, कोई भी डाउट्स आए तो पूछो, पढ़ोगे तभी डाउट्स आएंगे, ठीक है ना, और उनको क्लियर भी करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एग्ज़ाम अब ऑन द वे ही है, कभी भी हो सकता है। प्री और जो भी यूजी की स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट हो या ना हो, बट आपका तो प्रमोट होने का कोई चांस नहीं है। तो देखो, एक तो है कि पास होने के लिए आप पढ़ रहे हो, एक होता है नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो MSc का स्टूडेंट पास तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। BSc उसने कर लिया है, MSc प्री उसने कर लिया है, अब फाइनल है तो फाइनल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतना उसे अब आता है कि वो पेपर को क्रैक तो कर ही सकता है, ठीक है ना। तो आपका टारगेट पेपर क्रैक करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपका मैक्सिमम होना चाहिए नॉलेज। मुझे पता है आपके काफ़ी जो क्लासमेट्स उनका है कि हम B.Ed करेंगे या कुछ भी, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मास्टर ऑफ केमिस्ट्री अगर आप जो वो टैग जो आपको मिल रहा है ना, उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करो। नॉलेज उतना लो जितना रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है ना। तो जितना आपको पढ़ाया गया है उसको ऑन टिप्स कर लो, कोई भी डाउट आए इतना, इससे क्या होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। कि मास्टर ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है, हाँ हमने MSc किया है, एक प्राउडली आप कहोगे, एक आप नॉर्मली कहोगे हाँ यार MSc कर लिया है, एक कहोगे हाँ हमने MSc किया है, केमिस्ट्री से हमने किया है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस वो एटीट्यूड आपके अंदर अपने आप जनरेट हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा इनको सिस्टमेटिक वे में थोड़ा पढ़ लो। अभी आपके एग्ज़ाम को थोड़ा सा टाइम है, 1-1.5 महीना है ना, तो अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट आए आप पूछो। और ये बिल्कुल मत सोचो कि 3 यूनिट तो हो ही गई है, 60% तो अपना हो चुका है, तो 4th यूनिट में टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो भाई ध्यान से सुनो, आप पास हो सकते हो, पास होने के लिए आपको 3 भी नहीं पढ़नी है, आप 2 ही पढ़ लो। 3 क्वेश्चन तो करने हैं तो 2 ही पढ़ लो, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पूरी 5 यूनिट आनी चाहिए ना। अब आप हेट्रो पढ़ रहे हो, आगे हेट्रो कहाँ पढ़ोगे, हो गया MSc, तो अब B.Ed में तो हेट्रो आएगा नहीं आएगा ना। तो अभी जो आपको मिल रहा है उसे यूटिलाइज़ करो, अभी आप टाइम दो, खुद को भी दो, अपनी नॉलेज को भी दो, ताकि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना। नॉलेज अपना इंक्रीज़ करो, तभी तो अपने आप खुद के अंदर ऐसे लगेगा कि हाँ हमने केमिस्ट्री लेके कोई गलती की नहीं, और जितना किया है वो एक सेटिस्फाई कंडीशन में ही किया है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट्स आए आप ग्रुप में मैसेज करो, या ग्रुप में अगर कोई प्राइवेसी अगर हो जाती है तो इट्स ओके, आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लो। डाउट ही तो क्लियर करना है, मैं कर दूँगी, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ना,
बाकी जो भी है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट आई थिंक। अच्छे से इसको पढ़ो, कुछ नहीं आए डाउट्स पूछ लेना। ओके।